हाय माय डियर स्टूडेंट, ईएमएस पॉइंट पर एक बार आपका फिर से जोरदार स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हम जो साइंस में फिजिक्स का चैप्टर है उसको ख़त्म करने के बाद ही अगले सब्जेक्ट पर बात करेंगे। तो मेरा जो पिछला वीडियो था फिजिक्स का वो था स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड, गोलीय दर्पण। स्फेरिकल मिरर, मैंने गोलीय दर्पण क्या है पूरा पूरा बताया था, इसको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं, वही पढ़ लेना बहुत है। फिर मैंने गोलीय दर्पण के साथ साथ इसके प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक उत्तल होता है और एक अवतल होता है। एक उत्तल होता है और एक अवतल होता है, ठीक है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर। अब मैं जो बात करूं तो अक्सर जल्दबाजी में बच्चे भूल जाते हैं या गलत कर देते हैं उत्तल अवतल की पहचान करना। तो जान लीजिए, पहली चीज़ तो गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। ये कंडीशन, ठीक है। चलो ये हो गया। जैसे ही आपने ये कलई, ये जो भाग है ये कलई वाला भाग है, ठीक है, कलई वाला भाग, और कलई वाले के जस्ट अपोजिट में जो होता है वो भाग होता है, उसे हम परावर्तक पृष्ठ या तल बोलते हैं। परावर्तक पृष्ठ या तल बोलते हैं। अब अगर आपका परावर्तक तल या परावर्तक पृष्ठ, अगर मान लीजिए अगर आपका परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ है तो हम उसे बोलेंगे कि जैसे धंसा है, यहाँ देखिए परावर्तक पृष्ठ क्या है, धंसा हुआ है, तो रिजल्ट क्या आएगा, वो होगा अवतल दर्पण। क्या होगा, वो अवतल दर्पण होगा। ये पहचान दिमाग में रखिए कि ये जो कलई है अगर उभरे हुए भाग में है तो निश्चित तौर से ये क्या है, ये है अवतल दर्पण, ठीक है। उभरे हुए भाग पर अगर कलई करी गई है, और ऐसे दर्पण का अगर हम परावर्तक पृष्ठ लेना चाहें तो वो कैसा होगा, धंसा हुआ। और उत्तल इसी का जस्ट अपोजिट, यही कलई इधर कर दी जाए, इधर ना करी जाए तो वो उत्तल। तो इस तरह से हमने जो बात रखी, कहीं ना कहीं आपको अवतल दर्पण पूरा पूरा पता चल गया होगा। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करूंगा वो टॉपिक है गोलीय दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं। गोलीय दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं, आपकी हेडिंग होगी और इसको माइंड सेट करिएगा। गोलीय दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं, डेफिनेशन। अच्छा जी, अब आपके दिमाग में होगा कि ये परिभाषाएं क्यों लिखाई जा रही हैं, ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट है नहीं। हाँ, नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए। देखिए, आपका एक ही उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि हम बोर्ड में ही पेपर दें बस। अरे कभी आपको किसी से बात करनी हो या आपका छोटा भाई या कोई इस पर डिस्कस करे तो आप इस पर चर्चा तो कर सको, आप में वो क्वालिटी आए कि आप इस पर बात तो कर सको और बात करें। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये परिभाषाएं आएंगी नहीं, पक्का आ भी सकती हैं, कोई एक आ गई तब परेशान हो जाओगे। तो चलिए मैं सबसे पहले बात करूंगा दर्पण के ध्रुव, दर्पण का ध्रुव, पोल ऑफ मिरर। वैसे तो ध्रुव आप कई जगह पढ़ोगे, स्पेशली साइंस में भी, जैसे दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव पढ़ोगे हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ठीक है। तो वहाँ उसका मैटर अलग है, यहाँ इसका मैटर अलग है। जैसे अवतल और उत्तल दोनों के परावर्तक तल हैं, दोनों के कलई वाले भाग हैं, तो परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु है, क्या, एक लाइन, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। मतलब मध्य में, बीचों बीच में अगर कोई बिंदु है, और नहीं है तो आप ले लीजिएगा, तो बीचों बीच का जो बिंदु होगा वही डेफिनेटली क्या होगा, दर्पण का ध्रुव होगा। कैसे, मैं दिखा रहा हूँ।
दोनों दर्पण में दिखा रहा हूं और आपको ये काम करना है। ये अगर देखा जाए तो देखते ही आप लोग बता दोगे कि ये अवतल दर्पण है। सामने वाला पूछे काहे भैया, कैसे आपने कह दिया, तब आप और सही से बता दोगे कि इसका परावर्तक धसा है और इसका परावर्तक उभरा हुआ है, उत्तल है। तो अगर मैं कॉन्फिडेंस के साथ अगर कहूँ तो यहाँ कोई बिंदु जो लगभग बीच में पड़ रहा है यही है दर्पण का ध्रुव, और यहाँ कोई बिंदु इसमें मान लीजिए नियर अबाउट ये पॉइंट, ये दर्पण का ध्रुव है। तो दर्पण के ध्रुव की परिभाषा एक लाइन में क्या, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, पोल ऑफ मिरर। मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से अधिकांशतः देखिएगा, ये चीज़ें आप मिस कर जाते हो, इसे P से प्रदर्शित करते हैं, और जब क्लास में टीचर लिखाता है तो इसको बकवास मान के छोड़ देते हो। कुछ चीज़ें हैं जो तो नहीं पूछी जाती, लेकिन कुछ संकेत बहुत ज़रूरी होते हैं जो कि अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये था पोल ऑफ मिरर की बात, दर्पण का ध्रुव। अगर पेपर में आए तो आपको चित्र के साथ बनाना है। देखिए, चित्र का प्रभाव ये होता है कि जो एग्जामिनर साहब होते हैं वो कहीं ना कहीं ये जान लेते हैं कि बच्चे ने मेहनत करी है, और आपको पता है कि मेहनत को हमेशा सम्मान दिया जाता है, इनाम दिया जाता है, और आपका इनाम है कि वो सही से जज करें और आपको अच्छे मार्क्स दें। तो इस तरह से हमने पहली और महत्वपूर्ण डेफिनेशन ख़त्म करी दर्पण से संबंधित। अब मैं दूसरी डेफिनेशन, वो भी इम्पोर्टेंट है, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, वक्रता केंद्र। अच्छा भाई, एक तो रटने वाला होता है, एक पहले बात करूं अगर केंद्र की, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे हमने कहा कि ये जो दर्पण होता है ये किसी कांच के खोखले गोले का भाग होता है। चलो जी, ये कांच का खोखला गोला है, तो गोला का मतलब उसका केंद्र होगा ना कहीं, और जब आप काटेंगे बीचों बीच से काटेंगे केंद्र से होके, तो जैसे ये काट के दर्पण एक इधर बन गया और एक दर्पण इधर बन गया, तो ये जो सेंटर इसका है, इसका भी सेंटर कहीं ना कहीं यही आके मिलेगा आपको। यानी कि जो खोखले गोले का केंद्र होता है वही किसका केंद्र होता है, गोलीय दर्पण का। तो अब इसकी परिभाषा कैसे लिखोगे, थोड़ा सा हम लिख दे रहे हैं, और इसी के साथ वक्रता त्रिज्या भी बता देंगे। वक्रता त्रिज्या बताने के साथ साथ फिर आपको हम बात बता देंगे मुख्य अक्ष। इन तीनों के बनने के बाद आपको चित्र बताएंगे और इसको समझाएंगे। तो वक्रता केंद्र, तो इसकी डेफिनेशन सबसे सरल भाषा में, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, भाई होता है, इसको तो आप कह ही नहीं सकते हो कि नहीं होता है, होता है, उसके केंद्र को गोलीय दर्पण का केंद्र कहते हैं। इसका जो प्रदर्शन है इसे C से प्रदर्शित करते हैं, C से प्रदर्शित करते हैं।
इसको नोट करिए। इसके बाद अगली जो परिभाषा होगी वो वक्रता त्रिज्या की। तीनों हम लिखा देंगे, तब हम बात करेंगे अगले परिभाषा की। वक्रता त्रिज्या के बाद वक्रता केंद्र के बाद वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, अच्छा त्रिज्या क्या होती है? केंद्र से परिधि की दूरी, मैथमेटिक्स की बात है, ठीक है। तो डेफिनेटली वही परिभाषा, आप गोले की त्रिज्या ही क्या होती है? दर्पण की। तो लिखेंगे सेम यही, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को, कुछ और नहीं करना। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या गोलीय दर्पण की, उसकी त्रिज्या गोलीय दर्पण की क्या? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो कोई बात नहीं, इसका जो प्रदर्शन होता है इसे कहीं आर कहीं स्मॉल आर भी हो सकता है, आर से प्रदर्शित करते हैं। किसी किसी बुक में हमने देखा है तो स्मॉल आर, कहीं कहीं कैपिटल आर प्रदर्शित करते, ठीक है। एक और परिभाषा लिखाएंगे तब इसका चित्र बनाएंगे, वो है प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। इसको नोट करिए, प्रिंसिपल एक्सिस। अगला है मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखिएगा प्रिंसिपल एक्सिस एक सीधी रेखा है, ठीक है। अब सीधी रेखा का मतलब, आपको सीधी रेखा का पूरा मतलब पता है? अगर पता नहीं है तो प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा कहाँ से, वही हमें बताना है। कहाँ से जाएगा वो भी हम बता दें आपको, बस थोड़ा केयर करिएगा। दर्पण के, ध्यान से सुनिएगा, जो ध्रुव है, देखिएगा डेफिनेशन देखिए, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र कहीं कहीं लिखा होता है को मिलाने वाली, ठीक है, और कहीं कहीं लिखा होता है से होकर जाने वाली। आप फ्री हो, कुछ भी लिख सकते हो। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। मुख्य अक्ष कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या? दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र, या वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। ये नोट डाउन कर लीजिए तीनों, फिर हम चित्र में बताएंगे कि कहाँ पर दर्पण का ध्रुव होता है, कहाँ केंद्र होता है, सब बताएंगे, और दोनों दर्पण में बताएंगे, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि नोट्स आपके लिए एक प्रकार से हथियार है, और बिना हथियार के कोई भी लड़ाई, जीतने की बात छोड़ो, लड़ी नहीं जाती। निश्चित तौर से मेरा उद्देश्य रट्टाफिकेशन ना होकर के कॉन्सेप्चुअल है। अगर आप कॉन्सेप्ट पर काम करेंगे तो ये लंबे समय तक आपको याद भी रहेंगे और आप इस पर डिबेट भी कर सकते हैं।
तो मैं तो यही कहूँगा कि अपने आप को सही रास्ते पर लाना है तो कॉन्सेप्चुअल तरीके से तैयार किया जाए। भाई 2 2 4 होते हैं, सबको पता है, लेकिन 2 2 4 प्रूव करना है तो कोई ना कोई ऑप्शन। चलिए भाई, अब मैंने बात किया था, ये आपका अवतल दर्पण है, ठीक है। अगर इसका केंद्र देखा जाए तो ये, और इसका अगर ध्रुव देखा जाए तो लगभग ये। अब इसको एक सीधी रेखा से मिला दी जाए, आपकी सीधी होनी चाहिए, मेरी अगर थोड़ी टेढ़ी है तो चला लेना, क्योंकि लगभग सीधी है, थोड़ा बहुत 19-20 विदाउट स्केल काम हो रहा है ना। सी और ये P, यही आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। ये जो मिलाने वाली रेखा है ये क्या है? मुख्य अक्ष। किसका मुख्य अक्ष है भाई? कौन सा दर्पण है? कैसा? अवतल दर्पण। आइए हम अब बात करें उत्तल दर्पण की। ये आपका उत्तल दर्पण है और उत्तल दर्पण का ये मान लीजिए ध्रुव है, ये केंद्र होगा और यही क्या है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष है। इस पर पूरी मजबूती के साथ, हाँ ये उत्तल दर्पण है, ये सी है, ये पी है और ये है उत्तल दर्पण। चित्र बना लीजिएगा और तीनों चीज़ें जैसे दर्शाई गई हैं वैसे जो है काम भी करेंगी। तो आपको ये पूरा समझ में आना चाहिए, ठीक है। कुल मिलाकर के इसको दिमाग में रखिए। अब मैं बात करूं अगली, तो मुख्य फोकस या फोकस की बात किया जाए। मुख्य फोकस या फोकस, मुख्य फोकस या फोकस मिल गया भाई, दस्तक ढूंढ रहे थे। मुख्य फोकस या फोकस, तो पहले तो जान लीजिए इसकी डेफिनेशन, फिर हम इस पर आगे चर्चा करेंगे। जैसे गोलीय दर्पण का जो मुख्य अक्ष है उसके समांतर जो प्रकाश की किरणें चलती हैं, दर्पण से परावर्तन होने के बाद जिस बिंदु से होकर जाती हैं या जिस बिंदु पर अपसरित होती हुई प्रतीत होती हैं, ध्यान देना। पहले आपको ये जान लीजिए, ये है मुख्य फोकस, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन के लिए गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, ये दिमाग में रखिएगा, ठीक है। मुख्य अक्ष के समांतर कैसी किरणें? चलने वाली किरणें। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के मुख्य गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष से चलने वाली, मुख्य अक्ष के, एक मिनट भाई, के समांतर चलने वाली किरणें। फिर से देख लीजिए, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, सही बात है। दर्पण से परावर्तन या गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर, ध्यान से सुनिएगा, परावर्तन के पश्चात
जिस बिंदु से होकर जाती हैं, जिस बिंदु से होकर जाती हैं, या जिस बिंदु से अपसरित, अभी मैं चित्र में सब बता दूंगा, अपसरित होती हुई प्रतीत होती है, होती हुई प्रतीत होती हैं, उसे मुख्य फोकस या फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस या फोकस कहते हैं। इसे F से प्रदर्शित करते हैं, इसे F से प्रदर्शित करते हैं। एक बार फिर से इसको देखिए। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं या जिस बिंदु से अपसरित होती हुई प्रतीत होती हैं, उसे मुख्य फोकस या फोकस कहते हैं। अब इसको चित्र में समझिएगा। जैसे आपका अवतल दर्पण है, ये इसका मुख्य अक्ष है। अब इसके समांतर मान लीजिए एक किरण ये है, एक किरण ये है, एक इधर की है और एक इधर की। ये जैसे टकरा करके लौटेगी, ये मुख्य अक्ष थोड़ा बड़ा खींच दे रहे हैं, ये ऐसे लौटेगी, ये भी आएगी तो इसी से होते हुए जाएगी, ये भी होगी तो इधर से ही जाएगी। इसको दिमाग में रखिएगा ये। और अगर ये भी जाएगी तो देखिए ये जाने वाली किरणें हैं, ये परावर्तित होकर लौटने वाली किरणें। आपका सीधा होना चाहिए, ये जाने वाली किरणें हैं, ये परावर्तित होकर लौटने वाली किरणें। ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। और उत्तल में देखिएगा, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर किरणें मान लीजिए एक ये है, एक ये है, ये भी किरणें हैं, ठीक है। तो ये तो यहीं से रिटर्न आएंगी क्योंकि दर्पण आपका उत्तल है, ठीक है। ये सीधी रेखा आएगी, ये भी सीधी आएगी, ये तो ये रिटर्न जहाँ पर ऐसे जाके मिल रही हैं, आपका सही होना चाहिए। ये जो पॉइंट है यही F है, ये पॉइंट F है, ये आपका उत्तल दर्पण है। ये किरणें गई और ये परावर्तन की घटना को अंजाम दे रहे हैं। दिमाग को स्थिर कर रहना। ये था आज का बहुत अच्छा सेशन। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में भी आया होगा और ये लगभग चीज़ें कवर हो गई। कल हम आपको बात करेंगे, कल मतलब अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रतिबिंब बनाने के दर्पण के नियम क्या हैं और अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की सभी स्थितियों का एक तो सॉर्टिक बताएंगे और एक बढ़िया वाला बताएंगे जो कि आपको लाभ करेगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल का सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो पूरा वॉच करिए और देखिए कि कितनी गहराई तक आपको जानकारी दी गई है। बहुत ही जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।